हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है, मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आता है, तो आप सभी इस वीडियो को यार थोड़ा सा इसको मोटिवेट करने के लिए अच्छे से कमेंट डालो, लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो मैं बनाता रहूं और आपके पास सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हम चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पर। तो आइए, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि मैंने आज क्या आपके लिए टॉपिक रखा है, तो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। उत्तल दर्पण में प्रमाणित करें कि एफ बराबर आर बाई टू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ये क्वेश्चन हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम्स में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। और टेंथ क्लास के अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, क्योंकि आपको 2 नंबर में ये सवाल पूछे जाते हैं टी लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करूँगा कि आप मेरी वीडियो को देखकर जरूर इसको सीखेंगे और गारंटी के साथ बोलता हूँ आप जरूर सीखोगे। और एक बात और बताना चाहूँ जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उन सभी को, कि बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं सर आप जो वीडियो बनाते हैं तो पता नहीं चलता है, समझ में नहीं आता है, छोटा लिखा होता है। एक्चुअली क्या है कि बोर्ड छोटा है, तो जिसकी वजह से मुझे छोटा लिखना पड़ता है। तो ज़्यादा छोटा भी नहीं है। आप क्या कर रहे हो ना कि आपको तो वीडियो देखना है और आपको वीडियो की क्वालिटी सही नहीं दिख रही है, तो आपके यूट्यूब खोलते ही कॉर्नर साइड पर आप देखोगे तो आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। उस सेटिंग के ऑप्शन पर जाओगे तो आपको पिक्चर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए वहाँ पर ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पर आप पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लो और उसके बाद वीडियो को जूम करो, उसके बाद फिर देखो, आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब अपने सीधे चलते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण में प्रमाणित करें कि एफ बराबर आर बाई टू। एफ समझते हैं? एफ क्या है? फोकस दूरी। एफ फोकस दूरी है। पी से एफ की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ये जो फोकस दूरी आपका पी एफ है, ये आधा है किसका? आर बाई टू का, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा है। तो आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं? तो पी से सी की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र नहीं कहा जाता है। ये सी को वक्रता केंद्र कहते हैं। जो बिंदु आपको दिख रहा है ना, तो ये बिंदु जो आपको सी दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं ध्रुव। लेकिन अब अगर हम देखें कि पी से लेकर एफ की दूरी को क्या कहते हैं, तो पी से लेकर एफ की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। और पी से लेकर सी की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। तो हमारी फोकस दूरी जो है जिसका नाम पी एफ है, आपको सिद्ध करके दिखाना है, प्रमाणित करके दिखाना है कि पी एफ की जो लंबाई होगी वो पूरे पीसी की हाफ होगी, यानी आधा होगी। पीसी को हम आप प्रमाणित करने वाले हैं, बहुत ही सरल भाषा में अच्छे से बनाकर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू आप सभी को कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद बोलूँगा, आप सभी को थैंक यू बोलूँगा। तो चलिए इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे। चलिए, तो दोस्तों क्या करना है मुझे, तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इसका आंसर। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर बनाएंगे। देखिए, यह उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के लिए वीडियो मैंने बना दिया है, आप जाकर पार्ट 1 में देख लें। ये शायद पार्ट 4 वीडियो अपलोड होगा। तो इसमें पहले मुझे क्या करना है ना, कुछ नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो इसका नाम रख देता हूँ ए, इसका नाम रख देता हूँ एन, इसका नाम रख देता हूँ डी। ठीक है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ बी। ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया? बी। अब ध्यान से देखना है कि मैंने सबका नाम रख दिया है। क्लियर? आवश्यकता पड़ने पर फिर देखूंगा किसी का नाम रखना हो तो रखूंगा। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण की पहचान मैंने बता दी है, फर्स्ट नंबर वीडियो में आप जाकर देख लें, पार्ट 1 में फिजिक्स का, वहां मिलेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना कि। ठीक है, मैं लिखता हूँ माना कि, माना कि एम एम डैश, एम एम डैश, एम एम डैश एक एक उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है भाई? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है। क्लियर है ना? तो माना कि एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है। अब इसमें है क्या? इसमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है, मतलब इसमें हमें दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है इसी को दिखाना है। तो दिया क्या हुआ है? तो दिया ये हुआ है कि P से F की दूरी दिया हुआ है।
यानी हम इसको पीएफ कह सकते हैं। तो पीएफ बराबर, तो देखिए पीएफ बराबर क्या दिया हुआ है, तो पीएफ को बोलते हैं फोकस दूरी, यानी पीएफ को क्या बोलते हैं भैया, एफ बोलते हैं। पी से एफ की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है, छोटा वाला एफ। देखो भाई यहाँ कैपिटल में एफ लिखा हुआ है या स्मॉल में एफ लिखा हुआ है, दोनों में अंतर है। तो पी से एफ की दूरी जो पीएफ है उसको क्या बोलते हैं, एफ। एफ को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी, क्लियर। तो P से F की दूरी को F कहा जाता है, जिसको फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। और यहाँ P से C की जो दूरी है, देखिए P से लेकर C की जो दूरी है, PC की जो दूरी है, यानी P से लेकर के C की दूरी है, PC हो गया, इसको बोलते हैं R। इसको वक्रता त्रिज्या बोला जाता है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, क्लियर, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, तो ये तो आप समझ लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें परावर्तन के नियम से देखना है, परावर्तन के नियम से। तो लिखेंगे हम लोग परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन, परावर्तन के नियम से। तो आपको पहले मैं एक चीज बता देता हूं, जैसा कि आप देख रहे हो एम, एम डैश क्या है, तो उत्तल दर्पण है, पी ध्रुव है, ए फोकस है, सी वक्रता केंद्र है। और मैंने क्या किया है कि ए बी, तो मैं इसको और भी बेहतर से कर देता हूं, ए बी, ए बी आपतित किरण है। ए बी क्या है भैया, आपतित किरण है। कहाँ आपतित हो रहा है, तो इस दर्पण पर आपतित हो रहा है, ये आपतन बिंदु है, बी क्या है, आपतन बिंदु है। तो ए बी जो हमारा आपतित किरण है वो दर्पण के बिंदु बी पर क्या हुआ, आपतित हुआ, तो आपतन बिंदु पर आपतित हो जाएगा। और फिर इस बिंदु से बी डी जो क्या है, तो वही हमारा किरण परावर्तित जो हुआ है, परावर्तित किरण है, ठीक है। और बीच में जो मैंने ऐसे खींचा हुआ है डॉट 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 करके, इसको सी से मिला दिया है, ये इसको अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ ये अभिलंब है, जो मैंने क्या किया, इन दोनों कोणों के बीच में इसको दो हिस्सों में बांटने का काम करेगा ये अभिलंब। तो ये जो है ना अभिलंब, अभिलंब है, तो एन से खींचते हुए बी तक लाया, बी से सीधे ले जाकर सी को मिला दिया। और यहाँ पर जब ए से बी किरण को मैंने क्या किया था, आपतित किया था, तो बी से डी यानी बी डी किरण वो क्या हुआ था, परावर्तित हो गया। जैसे कोई दर्पण है और यहाँ से कोई किरण आप आपतित करेंगे दर्पण पर, तो दर्पण उसको क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। अब आपको पता होना चाहिए कि आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कोण जो बना हुआ है, देखिए पहला कोण ये बना हुआ है, दूसरा कोण ये बन रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है। हमारे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको एग्जाम की अच्छे से तैयारी कराऊंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। देखो ए बी, तो ए बी क्या हो गया, ए बी किस क्या बोलते हैं, ए बी को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो आपतित किरण के बगल में जो बना हुआ अभिलंब है, ये बीच में अभिलंब है, तो अभिलंब का जो इस तरफ वाला पार्ट है, एक उस तरफ वाला भी पार्ट है, तो इस तरफ वाला जो पार्ट है ये आपतित किरण, यानी यहाँ से आपतित किरण, तो आपतित किरण का जो बगल में कोण बन रहा है यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं, एंगल आई, क्या एंगल आई, मैंने यहाँ पर एंगल आई लिखा है, सबको दिखाई दे रहा होगा, एंगल आई, मतलब यहाँ पर हम आई भी लिख सकते हैं और एंगल आई भी लिख सकते हैं। तो मैंने छोटा स्मॉल आई लिखा है, तो ये एंगल आई हो गया, क्लियर। और देखो यहाँ से ध्यान देना कि आपतित किरण जो ये गया हुआ है यहाँ पर बना क्या, आपतित किरण के बगल में बना आपतन कोण, और परावर्तित किरण के जो बगल वाला पार्ट है यहाँ पर जो कोण बन रहा है अभिलंब के बीच में, तो यहाँ पर बना परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण को आई एंगल आई लिख रहे हैं और परावर्तन कोण को एंगल छोटा सा आर, यानी एंगल आर, कौन सा आर, स्मॉल अल्फाबेट का आर, यानी एंगल आर। तो ये दोनों कोण हमने पढ़ा है, यानी लिखा है यहाँ पर, हमने पढ़ा भी है इसके बारे में। तो फिजिक्स में आप जाइए, 9th क्लास फिजिक्स में आप जाकर देखिए, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में वहां पर आपको मिल जाएगा। और ऐसे भी हमने आपतन कोण परावर्तन कोण को 9th क्लास के मैथ्स में पढ़ा दिया है, वहां से भारतीय भवन के मैथ में जाकर देखेंगे रेखाएं एवं कोण, तो वहां पर भी आपको आपतन कोण परावर्तन कोण के विषय में जानकारियां मिल जाएंगी, ठीक है। तो भैया ये क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण, ठीक है। अब ध्यान देना है कि परावर्तन के नियम से, तो परावर्तन का नियम मतलब प्रकाश के परावर्तन के नियम से, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होगा, एंगल ए बी इन, ध्यान से समझना, एंगल ए बी इन, एंगल ए बी इन, इस स्थिति में क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर होगा।
प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपने पढ़ा होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या होगा कि एंगल ए बी एन बराबर हो जाएगा एंगल डी बी एन। एंगल क्या हो जाएगा, एंगल डी बी एन। ठीक है, तो मैंने ए बी आपतन किरण लिया, आपतित किरण मतलब सॉरी आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण हो गया। तो ए बी आपतित किरण है, तो एंगल ए बी एन, तो यहाँ पर एंगल आई बना ना, और यहाँ पर हो गया एंगल डी बी एन, तो यहाँ पर एंगल आर बना। चूंकि एंगल आई जो एंगल आर के बराबर है, तो एंगल ए बी एन बराबर एंगल डी बी एन, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। इक्वेशन कितना हो गया, 1 हो गया। यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, समझिएगा। ठीक है, एंड आगे समझना है। अब देखना यार, ये तो आपका हो गया, क्या हो गया ये आप कहेंगे मेरा हो गया समीकरण 1। अब ध्यान से समझना है, यहां पर फिर लिखेंगे एंगल डी बी एन, ध्यान से समझना, एंगल डी बी एन, एंगल डी बी एन। तो एंगल डी बी एन समझ रहे हो ना, एंगल डी बी एन बराबर, क्लियर, एंगल डी बी एन बराबर, तो एंगल डी बी एन बराबर यानी इस कोण का कौन सा कोण बराबर होगा, एंगल डी बी एन बराबर एंगल आर, तो एंगल आर, तो एंगल डी बी एन बराबर क्या हो जाएगा, एंगल एफ बी सी, एंगल एफ बी सी। इसको समीकरण 2 मान लेंगे ना। अब बोलेंगे ऐसा क्यों यार, आपने इसको ऐसा क्यों मान लिया, दे मैं बता रहा हूं आपको। देखो एंगल डी बी एन, यहां पर क्या बना, एंगल आर बना, तो फिर मैंने क्या लिखा, एंगल एफ बी सी। तो यहां पर जो कोण बना, देखो यहां पर जो कोण बन रहा है, देखो गौर से यार, यहां पर जो कोण बन रहा है ये एंगल आर के बराबर है। किसके बराबर है, एंगल आर के। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, तो भैया आपको मैं बता दूं कि आपने देखा होगा दो सरल रेखाएं, ये आपका दो सरल रेखाएं हैं। मान लीजिए पहला रेखा ए है, दूसरा रेखा सरल रेखा क्या है, बी है। अगर एक सरल रेखा दूसरे सरल रेखा को काटता है, मान लीजिए ये इसको प्रतिच्छेद कर रहा है जिसका नाम सी और डी है, तो इसके जो कोण बनते हैं आमने सामने वाला कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। जैसे यहाँ पर आमने सामने कोण क्या होगा, बराबर होगा। मान लीजिए यहाँ 100 डिग्री है, तो इसका सामने वाला भी कोण कितना होगा, 100 डिग्री। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 80 डिग्री है, इसके सामने वाला भी कोण क्या होगा, 80 डिग्री। तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, इसको सम्मुख कोण भी बोलते हैं, इसको शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि इसका सामने का जो कोण है इसके सामने वाला कोण के बराबर होगा, क्योंकि हमने 9 क्लास में ऐसा पढ़ा है। ठीक है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। इसलिए मैं लिख रहा हूँ एंगल डी बी एन बराबर एंगल एफ बी सी, ये भी बराबर हो जाएगा। क्यों, कैसे बराबर हो जाएगा, तो लिखिएगा सम्मुख कोण के कारण। इसका कारण है ना, क्यों बराबर हो रहा है, सम्मुख कोण के कारण, कोण के कारण। मैं यहाँ पर लिख दिया उसका कारण, सम्मुख कोण के कारण। ठीक है, सम्मुख कोण के कारण, क्लियर है ना। अब सम्मुख कोण के कारण है बराबर है भाई, इसका तो कारण आप समझ चुके हैं, कैसा कारण क्यों है। तो एंगल आर बराबर यहाँ एंगल आर, यानी स्पष्ट है कि एंगल डी बी एन जितना जिसका इतना जितना कोण बनेगा उतना ही कोण एंगल एफ बी सी का बनेगा, क्लियर है ना। अब समीकरण 1 और 2 को भिड़ा दो, मैंने समीकरण 1 और 2 से, तो लिख लो यार समीकरण 1 तथा 2 से। अगर स्टूडेंट आपको ये मैथ अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, और भी अच्छे से अच्छे फिजिक्स के वाली भी मैथ अपलोड करेंगे, दर्पण का भी मैथ, जो डायोप्टर का मैथ लेंस पे हो जाता है वो सब सारा जो है आपके लिए सारा जितना भी टॉपिक है हम अपलोड करेंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब यहाँ समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो दोनों समीकरण में कॉमन क्या है, देखो इस समीकरण में भी एंगल डी बी एन है और इस समीकरण में भी एंगल डी बी एन, तो डी बी एन से डी बी एन कट गया, तो डी बी एन कट गया डी बी एन से, तो बचा क्या, एंगल ए बी एन, एंगल ए बी एन बराबर क्या हो जाएगा, एंगल एफ बी सी, यही ना हुआ बराबर। अब बोले ऐसा क्यों सर, देखिए डी बी एन ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गया, कट गया, तो एंगल ए बी एन एंगल एफ बी सी, ये दोनों एंगल क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, हो जाएगा ना बराबर, क्योंकि इसको से इसको काट दिए, ये दोनों मिल रहा था, कॉमन हो गया, तो ये कट गया, तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर। अब इसको जो एफ बी सी लिखा हूं इसको आपको मान लेना है समीकरण 3, क्या मान लेना है, समीकरण 3। अब समीकरण 3 हम इसको मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, अब देखिए यहां पर क्या है ना कि ए बी समांतर पी सी। अब बोले ये क्या लफड़ा है भाई,
ए बी समांतर, देखो ए बी समांतर पी सी, ए बी समांतर पी सी। 9 क्लास में आकर देखो, यहाँ पर मुझे हम लोगों को पता है कि जब दो सरल रेखाएं इस तरह से होती हैं और तीसरी सरल रेखा जब इसको प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो जो संगत कोण होते हैं ना आपस में बराबर होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ 80 डिग्री बन रहा है, इसका संगत कोण भी क्या होगा, 80 डिग्री का होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर इसका देख सकते हो, इसको मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि ए बी है, तो मैंने इसको ए बी ले लिया और दूर पर मैंने पी सी ले लिया, समझ रहे हो ना। अगर मैं इस रेखा को ऐसे प्रतिच्छेद करता हूँ, एक सरल रेखा को, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ना भाई, यहाँ पर जो कोण बनेगा, तो यहाँ पर जो हमारा कोण बनेगा, मान लो कि यहाँ पर मेरा कोण जितना भी बन रहा हो, तो 100 to 100% यहाँ पर भी उतना ही कोण बनेगा। तो देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, देखो जैसे मैंने ये वाला कोण और ये वाला कोण दिखाया, ये कोण और ये कोण, वैसे ही आपका ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमने 9 क्लास में इसका रूल पढ़ा है कि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं, या दो सरल रेखाएं मतलब इस तरह से खींची हुई रहती है जो समांतर होती है दूसरे की, और उसमें अगर एक प्रतिच्छेदी रेखा, मान लो कि एक प्रतिच्छेदी रेखा, मान लो यहाँ पर भी पीसी था, इसका मान लो कि हम इसका कोई नाम रख देते हैं, डीएफ नाम रख देते हैं। तो ये अगर ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ये दोनों समांतर रेखाओं का, इनके संगत कोण का युग्म क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसलिए यहाँ पर देखेंगे एंगल आई के बराबर कौन हो जाएगा, एंगल सी, यानी एंगल आई यहाँ पर बराबर है सी पर जो एंगल बनेगा उसका। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आपने इसका रूल पढ़ा है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आपको बता दिया गया है रूल्स को, ध्यान दीजिए। तो मैंने क्या बताया आपको, ए बी समांतर, ए बी पैरेलल पीसी हो गया। जब ए बी पैरेलल भैया पीसी हो जाएगा, तब क्या होगा, तब तो आपको लिखना पड़ेगा ना, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये एंगल आई है, तो जाहिर बात है कि एंगल आई यहाँ भी होगा, एंगल आई क्या होगा, यहाँ भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो लिखिए एंगल ए बी एन, ध्यान से समझिए, एंगल ए बी एन, एंगल ए बी एन, देखो ए बी एन यानी ये वाला कोण, ये कोण इसके बराबर है, तो एंगल एफ सी बी कर सकते हैं, बराबर होगा एंगल एफ सी बी, बराबर होगा कि नहीं होगा, एंगल एफ सी बी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, समझ में आ रही है सभी को। तो एंगल ए बी एन बराबर एंगल एफ सी बी, इतना समझ में आया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो एंगल ए बी एन, मैं इसको सही से लिख देता हूं यार, ये क्यों लिख रहा हूं मैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब ऐसा क्यों हुआ, संगत कोण के कारण, ये दोनों एंगल बराबर क्यों है, संगत कोण के कारण। ठीक है, ये संगत कोण के कारण इस तरह से हो पा रहा है। संगत कोण क्या है, बराबर है, ये संगत कोण और ये संगत कोण क्या है, बराबर है। अब ये देख लिया बराबर क्यों हो रहा है, समीकरण 3 और 4। अब इसको लिख दो समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से। तो देखो दोनों तीन और समीकरण यानी 3 समीकरण और 4 समीकरण में क्या कॉमन है, देखो गौर से। तो एंगल ए बी एन कॉमन है, एंगल ए बी एन से एंगल ए बी एन कट गया, तो क्या बचा, कहेंगे भाई आपका बच गया एंगल एफ बी सी, एंगल एफ बी सी बराबर एंगल एफ बी सी बराबर एंगल एफ बी सी बराबर एंगल एफ सी बी, एंगल क्या बच गया, एंगल एफ सी बी। अब ये हो गया बराबर। आप बोलेंगे ये क्या हुआ भाई, एंगल एफ बी सी कहाँ हुआ, एंगल एफ बी सी, एफ बी सी, देखो ये वाला कौन, ये वाला कौन बराबर एंगल एफ सी बी, एफ सी बी, ये वाला कौन, यानी ये समीकरण बतला रहा है 3 और 4 को मिलाने से जो मुझे यहाँ पर जो मिल रहा है, यहाँ पर समीकरण लिख देता हूं, तथा समीकरण 4 से, क्लियर, तथा लिखा हुआ है समीकरण 3 तथा 4 से, क्लियर। तो एंगल एफ बी सी, तो एफ बी सी यानी यहाँ पर का कोण बराबर होगा एंगल एफ सी बी का, तो एफ सी बी यानी यहाँ पर का कोण, तो दोनों कोण क्या हो गए बराबर, दोनों कोण क्या हो गया बराबर। जैसे एंगल आई था एंगल आर का, तो एंगल आई यहाँ भी एंगल आर का बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये बराबर हो गया। जब एंगल यहाँ पर दो बराबर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि दो भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, तो हम कह सकते हैं एफ बी बराबर एफ सी, एफ बी बराबर, एफ बी बराबर एफ सी, एफ बी बराबर एफ सी। अब बोलेगा ऐसा क्यों, आपका तो ये एंगल बराबर था, इसको क्यों आपने बराबर कर दिया। तो इसके लिए मैं एक बात बता देता हूँ, लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, लिखिएगा समान कोण के, समान कोण के, समान मतलब बराबर,
ये कोण क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। समान कोण के सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं, समान होती हैं। इसको पढ़ने के लिए 9 क्लास का थ्योरम को देखना होगा, समझना होगा। देखिए 9 क्लास एक थ्योरम है, मैं आपको बता रहा हूँ, एफ बी बराबर एफ सी क्यों हो गया। तो मैंने क्या लिख दिया, समान कोण के सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं, होती हैं, यहाँ पर है लिखा हुआ है, ठीक है, होती है। अब मैं इसको एक यहाँ से लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्लियर, देख लो भाई, कोई दिक्कत है नहीं। चलो, समान कोण के सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, समान होती हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि आपने 9 क्लास में मैंने एक मैथ पढ़ाया है, इसका भी वीडियो अपलोड करूंगा, तो अभी ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है मेरे पास, नाम रख देते हैं ए बी सी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो बी सी मेरा आधार है, यहाँ पर जो एंगल कोण बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल कोण बन रहा है, दोनों मान लीजिए कि बराबर है। मान लीजिए यहाँ 40 डिग्री है, मान लीजिए यहाँ भी 40 डिग्री है, तो दोनों कोण क्या है, बराबर है। देखो दोनों कोण क्या है, बराबर है। जैसे ये कोण, वैसे ही देखो यहाँ भी कोण है, यहाँ भी कोण बराबर है, वैसे यहाँ कोण बराबर है। तो जब ये दोनों कोण बराबर है तो इसकी सम्मुख भुजा, तो इस कोण का सम्मुख भुजा देखो ये वाला हो गया, अब इस कोण का सम्मुख भुजा देखो ये वाला हो गया। तो जब दो कोण बराबर होते हैं ना, तो उसके सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, तो भैया बराबर होती है। जब दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो ये आकृति क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में अपलोड किया था कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर दो कोण बराबर है, जिसकी वजह से दो भुजाएं बराबर हो चुकी हैं, और जब दो भुजाएं बराबर हो चुकी है तो हम कह सकते हैं कि अतः एफ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आप यहाँ लिख सकते हैं अतः अतः एफ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर, आप समझ रहे हैं ना। अगर भुजाएं बराबर है, कोण बराबर है, एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है, दो कोण बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। आप समझ में आया, इतना समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो। अगर इतना समझ में आ रहा है तो पूरा समझ में आएगा। क्लियर, देखो इसका तो मामला फिट हो गया भाई। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ कि अगर ये कोण दोनों बराबर है तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो गई, कोई लफड़ा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई हैं, देखो मैं यहाँ पर मार्क लगा देता हूँ समझने के लिए, सिर्फ तुम लोग ऐसे मत कर लेना एग्जाम में, ठीक है। ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई ना। अब बराबर होने की वजह से एफ बी से क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब यहाँ देखिए आगे में ध्यान से समझिए, ये फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, मैथ नहीं है, फिजिक्स है, तो समझिए। तो यहाँ पर देखिए, अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जी, यही कह सकते हैं कि यदि B बिंदु P के बहुत निकट हो, ऐसा भी तो है, यदि B बिंदु, B जो है, यदि B P के बहुत क्या है, निकट हो तो, निकट हो तो। अब ऐसा आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, आपको कोई नहीं बताया होगा, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ और यहाँ आप डायरेक्शन देखो, ये आप बिंदु को मान लो कि ये एफ है, और इस बिंदु को यहाँ पर मान लो कि पी है, और इस बिंदु को मान लो कि ये बी है। क्लियर, थोड़ा और बड़ा लेना पड़ेगा, ये क्लियर कितना है, बी है। अगर तो मैं क्या लिख रहा हूँ, बी पी के बहुत निकट है। अगर मैं बी को घस के नीचे लाऊं तो जाहिर है कि बी घसकते हुए यहीं से पार होगा, ऐसे क्रॉस होगा। इसका मतलब साफ जाहिर है कि बी पी के बहुत निकट हो। अगर बी पी के बहुत निकट है, वास्तविक में बी पी के लगभग निकट ही होता है हर केस में। क्लियर, यहां पर मैंने क्या लिखा है, यदि बी पी के बहुत निकट हो तो, अगर बी बिंदु पी के बहुत निकट है। क्लियर, अब अगर ये निकट हो जाएगा तब क्या होगा, तब यही होगा कि अगर बी पी के बहुत निकट होता है तो इस हालत में क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर एक बिंदु है ना, मान लो कि यहाँ बी है, और यहाँ मान लो कि सी है, और यहाँ मान लो कि डी है। तो अगर सी डी के निकट है, मान लीजिए सी डी के निकट है, तो हम इसको घसका के नीचे लाएंगे, तो मान लीजिए कि डी यहाँ पर आ गया, तो सी डी का निकट तो कहीं ना कहीं ये दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, कहीं ना कहीं इनकी लेंथ क्या है, बराबर है।
अगर त्रिभुज यदि इनकी लेंथ क्या रहेगी, बराबर रहेगी। अब अगर ये रेखाखंड है तो मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। इस तरह से मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, समझ रहे होंगे आप लोग। तो अगर बी पी के निकट होता है ना, तब यहाँ पर एक नियम लागू होता है कि बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। क्या हो जाएगा जी, बी एफ बराबर, बी एफ बराबर, बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ, और वह भी लगभग इसको कहा जाता है। अब भारतीय भवन के बुक में जाकर देखें, वहां पर आपको लगभग भी मिलेगा। मैं पूरी किताब से रिसर्च करके आपके लिए ये बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि जो पाया जिसका वीडियो देखा बना दिया, ऐसी बात नहीं है। हमारी एक अलग कॉन्सेप्ट होती है, अलग टॉपिक होता है। तो यदि बी पी के बहुत निकट हो, क्लियर है ना, यदि बी पी के बहुत निकट हो तब क्या होगा, तब यही होगा कि बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ का। अब जाहिर है कि जब बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ का, अब यहां पर से क्या साबित हुआ कि देखो ये बराबर हो गया, यानी जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये दोनों तो पहले से बराबर थे ना, ये और ये तो पहले से बराबर थे, समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं थे, तो ये दोनों तो पहले से बराबर थे। तो अगर मान लीजिए कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और अब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो जाहिर है कि ये दोनों भी क्या है, बराबर है। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर पी एफ, यही होगा ना, बी एफ बराबर पी एफ। इसलिए अब ध्यान दीजिए, अब करना क्या है, अब बराबर हो गया, इसलिए आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसलिए देखिए अब हम लोग को क्या करना है कि पी सी, यहां से यहां की लंबाई क्या बोलते हैं, पी सी, ये पी सी अगर हमको लाना रहेगा तो हम पी एफ प्लस एफ सी को जोड़ के ला सकते हैं ना, पी एफ प्लस क्या लिखेंगे, पी एफ प्लस क्या हो जाएगा, एफ सी, पी एफ प्लस क्या हो जाएगा, एफ सी। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, देखिए पी से सी, पी सी, तो पी सी कितनी बड़ी है, कितनी लेंथ की है, कितनी लंबाई की है, तो पी सी को क्या कहते हैं, तो पी सी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो पी सी हो गया वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को हम अगर इसका वैल्यू लाना चाहेंगे, किसका, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ की लंबाई 10 है, तो पी एफ की लंबाई 5 है, तो एफ सी की भी लंबाई भी 5 होगी, जाहिर है ना। तो पी सी बराबर, तो पी एफ प्लस एफ सी, तो पी एफ कौन है भाई, पी एफ प्लस एफ सी, तो पी एफ को एफ सी से जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, पी सी मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए पी सी बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ प्लस एफ सी। अब ध्यान से समझिए नेक्स्ट में, अब देखो ये पी सी है तो अभी इसको पी सी रहने दो, क्या रहने दो, पी सी, पी सी हो गया बराबर। अब देखो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, पी एफ, पी एफ फिर क्या है प्लस क्या है एफ सी, तो एफ सी नहीं लिखना है, देखो एफ सी, देखो एफ सी किसके बराबर है, देखो एफ सी किसके बराबर है, एफ बी का, एफ सी किसके बराबर है, एफ बी का, और ये एफ बी, ये जो एफ बी लिखा हुआ है ये एफ बी किसके बराबर है, तो ये एफ बी देखो किसके बराबर है। तो सबसे पहले आप समझना, जैसे मान लो कि मेरे पास मैंने एफ सी लिख दिया, तो एफ सी जो है, ये एफ सी आप देख रहे हो, देखो मैं इस एफ सी की बात कर रहा हूँ, ये एफ सी, ये एफ सी देखो किसके बराबर है, एफ सी है एफ बी के बराबर, एफ बी है ना, ये एफ बी के बराबर है, ये एफ बी आप देख रहे हो इस एफ बी के बराबर, और ये एफ बी किसके बराबर है, तो देखो ये एफ बी, एफ बी मैंने इसको उल्टा कर दिया है, एफ बी कर देता हूं यहाँ पर, एफ बी आपको समझने में आसान होगा, एफ बी, ये तो ठीक लिखा हुआ एफ बी, एफ बी, इसको मैं एफ को पहले कर देता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है, एफ बी कर देता हूँ, एफ बी, एफ बी मतलब नहीं समझ रहे, एफ बी क्या हुआ, देखो एफ बी और एफ सी, एफ बी, तो देखो एफ बी हमारा ये वाला हुआ ना एफ बी, और यहाँ पर पी एफ है, तो पी एफ कौन हो, ये यानी चाहे आप बी एफ बोलो चाहे तो आप पी एफ बोलो, तो आप बी एफ भी बोल सकते हो या एफ बी भी बोल सकते हो, जैसे मैं एक्स वाई बोलूं या वाई एक्स बोलूं बात तो बराबर है। इसी तरह से आपको यहाँ पर समझना है कि एफ बी, एफ बी कौन है, एफ बी बराबर है किसका, पी एफ का, तो पी एफ का बराबर यानी दो भुजाएं बराबर है, क्यों, क्योंकि बी पी के निकट है, इसी वजह से क्या है कि एफ बी बराबर है पी एफ, तो हम एफ बी को बी एफ भी लिख सकते हैं, यानी बी को पहले कर दिया और एफ को बाद में कर दिया, तो हम चाहे एफ बी बोले या बी एफ बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि पी एफ प्लस, आप पी एफ समझ रहे हैं ना, तो पी एफ प्लस एफ सी, एफ सी लिखा हुआ है, एफ सी देखिए एफ सी किसके बराबर है, एफ सी किसके बराबर है, एफ सी एफ बी के बराबर है, और एफ बी किसके बराबर है, तो एफ बी बराबर है पी एफ का, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं ना, समझ में आया या नहीं आया, समझ में आ चुका होगा। अब आगे ध्यान दो, पीसी लिख देते हैं यहाँ पर, पीसी, एफ बी और एफ बी जोड़ते हैं इसको, तो क्या बन गया 2pf, यानी एफ, एफ पी बोले, देखो यहाँ पर भी समझो यार, पी एफ बोले या एफ पी बोले
बात बराबर है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि पी एफ प्लस पी एफ कितना हो जाएगा 2pf। अब जरा ध्यान देना, पीसी का पीसी क्या था, देखो पीसी क्या था, आर था, पीसी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या आर। तो पीसी के स्थान पर क्या बैठाएंगे, आर, टू, टू इंटू रखेंगे और पीएफ। तो पीएफ देखो, पीएफ क्या है, पीएफ, पीएफ, पीएफ को क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, तो हम इसमें क्या बैठा देंगे, एफ। अब देखिए, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, ये आर लिखेंगे, बराबर हम क्या करेंगे, एफ लिखेंगे। और ये जो गुना में एफ के साथ दो लिखा हुआ है, दो गुना एफ, तो दो गुना है, तो गुना का अपोजिट क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यही दो आप यहाँ पर बटे में आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ बराबर आर बाई टू। ये क्या हो गया, प्रमाणित हो गया, सिद्ध हो गया। देखो एफ बराबर आर बाई टू, क्लियर हो गया ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको समझा होगा, ये मैंने प्रूव्ड कर दिया। तो बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। मैंने काफ़ी इस वीडियो में मेहनत किया है आप सभी के तक पहुंचाने के लिए। तो आई होप डेट, मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर इसी तरह से आप वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो आप मतलब चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो आपको मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यू नो। और अच्छे से अच्छे कमेंट को डालें, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। तो चलता हूं, फिर मैं अगले वीडियो को अपलोड करूंगा अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बाई टू। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।